हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आप फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा आप सभी को पता है अपना जो सेशन चल रहा है सैनी बैच का। ठीक है। अच्छा, ये एक और डेमो वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग अब तक सैनी बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था बैच 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 मतलब वो सोचते हैं कि वही 3000 4000 का फी होगा। तो भाई बैच का मतलब है ये नाम मात्र का 200 रुपये फी, ताकि आपको ये ना लगे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अब ये 200 रुपये फी आप दिए रहेंगे तो आपके अंदर भी ये चीज़ आएगा, निकल के सामने आएगा कि भाई हमने 200 रुपये खर्च किए हैं तो क्यों ना हम क्लास को देख लें, क्यों ना हम मन लगा के पढ़ लें। इसलिए नाम मात्र का 200 रुपये फी है। और बाकी 200 रुपये में भाई आजकल कौन पढ़ा सकता है, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। 200 रुपये में वो भी चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को थियरी प्लस एमसीक्यू कोई नहीं पढ़ा सकता है। जो 2000 का फ़ी ले रहा है 200 की जगह पे, या फिर 1000 का ही फ़ी ले रहा है, वो भी आपको पूरी की पूरी विषय की थियरी चैप्टर वाइज नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो आपको ये नाम मात्र की फ़ी ली जा रही है, इसलिए ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए, आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रश्न बना पाओ। देखिए, सिलेक्शन लेना, मैं बार बार बोलता हूँ, जब से वैकेंसी निकल के आई है एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, सिलेक्शन ही लेना नहीं आपका मोटो होना चाहिए। ठीक है। आपका मोटो होना चाहिए सिलेक्शन लेके हमको अपना होम ज़िला मिलना चाहिए, तब मज़ा आएगा नौकरी करने में। ठीक है। पता चले आप रहने वाले हैं प्रयागराज को, आपको मिल गया सीतापुर, तो ये दिक्कत हो जाएगा दूर। कोशिश करिए अच्छा स्कोर लाने का, ताकि सिलेक्शन ही ना हो, सिलेक्शन होने के साथ साथ आपको अपना होम ज़िला, होम ब्लॉक मिले। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका स्कोर कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा रहेगा। कट ऑफ से 10 नंबर, 50 नंबर, सपोज दैट आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, कट ऑफ 60 गई है। ठीक है। अब आपका स्कोर 65-70 है के आसपास है, कट ऑफ से 5 या 10 नंबर ज़्यादा है, तब आपको पॉसिबिलिटी रहेगा कि आपको अपना होम ज़िला के साथ साथ आपको अपना होम ब्लॉक मिल जाएगा। और एक बार होम ज़िला होम ब्लॉक मिल गया तो नौकरी करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो बहुत ही आसान हो जाती है। घर से हर एक चीज़ की सुविधा है। कभी आप अकेले भी ड्यूटी आ के जा सकते हैं। मतलब एक लेडीज़ के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, दूर पे जो चीज़ें दिक्कत की सामना होती है, वो घर पे रहने से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। बाकी आप सभी लोगों के लिए अब तो ये चीज़ ये है कि गुड न्यूज़ ये भी है कि सभी का जो 92-12 लास्ट टाइम वैकेंसी निकल के आई थी एनएम का, यूपी ट्रिपल की तरफ से, सभी लोगों का लगभग सभी लोगों को अब 2800 ग्रेड पे सैलरी मिलने लगा। आप लोगों का भी 2800 ग्रेड पे मिलेगा। ठीक है, नो डाउट। और भाई समान वेतन समान अधिकार का के तहत तो सबको दिया ही जाना चाहिए। हालांकि 1-2 महीने दिक्कत हो सकता है लड़ना भी पड़े, 1-2 महीने के लिए झगड़ना भी पड़े विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, परिवार कल्याण विभाग से, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो ही जाएगा 250 ग्रेड पे, क्योंकि भाई एक लोगों को दे रहे हैं तो सबको देना ही पड़ेगा। नोटिफिकेशन में भले ही नहीं लिखा है लेकिन आपको मिलेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले प्रयास ये है कि आपका भर्ती का पेपर जल्दी हो जाए और ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए। ठीक है। उसके बाद की बात बाद में हम सोचेंगे। और आप सभी को मन लगा के सैनी बैच के हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से थियरी सरल और सहज भाषा में तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको कठिनाई ना हो समझने में। और हमारा भरसक प्रयास ये रहता है कि भाई आप एक बार पढ़ लो तो भूलें ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप भूल जाते हैं। जो रटने वाली रटाया जाता है वो भूल ही जाएंगे आप। एक बार थियरी कंप्लीट हो जाती है फिर आप नो डाउट प्रैक्टिस करिए, कोई नहीं रोक रहा है, प्रैक्टिस करना है। वो भी 5 ऑप्शंस वाले प्रश्न, 5 ऑप्शंस वाले जो प्रश्न मिलेंगे उन्हीं प्रश्न की प्रैक्टिस करना है, 4 ऑप्शंस की नहीं करना है। दूसरी बात, प्रैक्टिस जब भी आप करेंगे ऑफलाइन करेंगे, ना कि ऑनलाइन। ठीक है। बहुत से जो कोर्स बेचने वाले हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन टेस्ट का। आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके। प्रयास बाकी हम करेंगे आपको प्रोवाइड करने के लिए 30 सेट ऑफलाइन विथ OMR सीट के साथ। तो अभी उसका प्लान हो रहा है, तो जल्द ही आप तक वो पहुँचाएँगे, घर तक होम डिलीवरी उसका भी प्रयास करेंगे। उसकी चिंता नहीं करना है आपको प्रैक्टिस का। अभी आपका पूरा फोकस, समय है, बहुत समय है। ठीक है, आराम से अभी तो
आप थियरी को पढ़ लीजिए, पढ़े हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, आप सभी को अच्छे से पता है, एकेडमी में जब आप कोर्स कर रहे होंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको 4 विषय देखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये जो विषय सैन्य बैच का चल रहा है, ये आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आज, ठीक है, हमने ऑलरेडी 3 विषय कंप्लीट कर दिया है। ये चौथा विषय आज से स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है सर? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट हो रहा है। ये चौथा विषय जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका फर्स्ट ईयर का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 2 ही विषय बचेंगे, सेकेंड ईयर में 2 ही विषय होता है, ठीक है। तो फिर वो आपका इसके कंप्लीट होने के बाद फिर वो स्टार्ट हम करेंगे, और इसमें कुल मिलाकर आई थिंक 5-6 चैप्टर होंगे, ज़्यादा है नहीं इस विषय में। ये कंप्लीट होने के बाद ही आपका अगला विषय स्टार्ट होगा। देखिए, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पहला आपका टॉपिक जो पहला चैप्टर है उसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 ही चीज़ों पे आपका डिपेंड है ये पूरा चैप्टर। अच्छे से आप समझ जाएंगे। ग्रोथ किसका ग्रोथ? भैया बच्चे का ग्रोथ, ठीक है। बच्चे का ग्रोथ, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। 2 ही टॉपिक पे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसकी पूरी थियरी पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे, और ये विश्वास दिलाएंगे। आप 1 घंटे की पूरी वीडियो देख लेना, 1 घंटे से कम ही समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट। 40 मिनट में ये पूरा चैप्टर का निपटारा हो जाएगा। 40 मिनट आप अच्छे से ध्यानपूर्वक हमारे साथ पढ़ते जाइए, समझते जाइए, तो इसके बाद जो एमसीक्यू मिलेंगे इसी थियरी से मिलेंगे, और बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे, ठीक है। और सब कुछ हम लेटेस्ट डाटा के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। जो अपडेट हुआ है उसके अनुसार चलेंगे, पुरानी डाटा यहाँ पे हम नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं लेटेस्ट डाटा के आधार पे आते हैं, ना कि पुराने। आपकी बहुत सारी किताबें होंगी वो पुराना डाटा है, लेकिन ये वीडियो में आज की डेट में जो अपडेट है चीज़ें वो तक हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, जब हमारे चैप्टर का नाम ही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रोथ होता क्या है। किसका ग्रोथ? हमने बोला ना, बच्चे का, मानव का ग्रोथ, ठीक है। ह्यूमन का ग्रोथ होता क्या है, तो ये चीज़ को समझ जाएंगे। फिर उसके बाद डेवलपमेंट क्या होता है उस चीज़ को समझेंगे। तो देखिए, ग्रोथ का मतलब जनरली हम सभी को पता है वृद्धि। अब वृद्धि, अब ये नहीं कि पेड़ पौधे वृद्धि हो रहा है, ठीक है। वृद्धि, जब किसी भी चीज़ की वृद्धि होगी तो उसके वजन में जाहिर सी बात है बढ़ोतरी होगी। वजन में वृद्धि होगा, हो सकता है उसके डायामीटर, व्यास में, परिधि में भी वृद्धि हो। तो ये वृद्धि किसी भी तरीकों को, वजन, अगर वजन इंक्रीज हो रहा है तब भी उसको हम बोलेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। लंबाई में भी वृद्धि हो तब भी बोलेंगे कि वो चीज़ ग्रोथ हो रही है, ठीक है। वृद्धि का मतलब शरीर के आकार में बढ़ोतरी, यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है तो ह्यूमन की बात लेके चलेंगे। वृद्धि का मतलब है कि शरीर के आकार में बढ़ोतरी, जैसे मैंने आपको बताया, लंबाई, साइज में बढ़ोतरी हो रहा है, आकार में बढ़ोतरी जैसे लंबाई हुआ, वजन हुआ, और उसका व्यास, व्यास मतलब डायामीटर, और छाती की परिधि में वृद्धि। यह मुख्य रूप से शारीरिक बदलाव जो मापा जा सकता है। कहने का मतलब है कि भैया ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है? जो मनुष्य की आकार में बढ़ोतरी हो रही है। अब बढ़ोतरी जिसको हम माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि बाल को आप मेजरमेंट करके, बाल को तो डेली मेजरमेंट करना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है, जो चीज़ को हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि हाथ हुआ, पैर हुआ, लंबाई हुआ, इन सब चीज़ का, पूरे शरीर का मेजरमेंट हुआ, पेट का हुआ, और चेस्ट का हुआ, फिंगर का हुआ, इस चीज़ को मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। वो कहने का मतलब जिसको हम माप सकते हैं, मापा जा सकता है, वही इनके साइज में जो परिवर्तन होता है, जो आकार में वृद्धि होता है, वही हमारा क्या कहलाता है सर? ग्रोथ कहलाता है, वृद्धि कहलाता है, ठीक है। अच्छा, नवीनतम डेटा के अनुसार, ये नवीनतम डेटा के अनुसार जो चीज़ें हैं WHO 2025 के स्टैंडर्ड के अनुसार चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जो अभी यहाँ पे हमने समझाया। तो अब देखिए, एक चीज़ और ये है, WHO 2024 स्टैंडर्ड जो बोलता है कि वृद्धि स्वस्थ, पोषण और आनुवंशिक, जो जेनेटिक है इस पे डिपेंड करता है। ये WHO बोलता है कि भैया ग्रोथ है स्वस्थ पोषण, सही बात है, स्वस्थ पोषण और जेनेटिक पर डिपेंड करता है। या जीवन के पहले वर्षों में सबसे तेज होता है, ठीक है। जीवन का जब पहला ईयर स्टार्ट होता है, बेबी जैसे जन्म ले रहा है, अब जन्म लेने के 1 साल तक बहुत तेज़ी के साथ इसमें क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ विकास होता है या परिवर्तन होता है, या फिर देखा जाता है, ग्रोथ को समझ में आता है कि भैया बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ हो रहा है। अब धीरे धीरे जैसे बेबी बड़ा हो रहा है तो ये चीज़ें कम समझ में आती है, लेकिन पहले से, जीवन के पहले वर्ष में बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिलता है हमको ग्रोथ। ये चीज़ हो गया।
अच्छा, अब डेवलपमेंट क्या है, दोनों में अंतर है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही एक दूसरे के बहुत डिफरेंट है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। कभी कभी भर्ती में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न बना है, कई भर्तियों में बना है, ठीक है, जैसे कि केरला पीएससी एएनएम में भी बना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, या फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार एक दूसरे को अलग करते हैं। फिर उसके बाद 4 ऑप्शंस दे देता है, तो आपको दोनों की डिफिनेशन समझ में अच्छे से आ जाएगा, तो आप अच्छे से बना पाओगे। देखिए, हमने ग्रोथ समझा दिया, अब देखिए डेवलपमेंट, विकास क्या है, वृद्धि और विकास। विकास का मतलब क्षमताओं और कौशल में सुधार, जैसे कि शारीरिक गतिविधियाँ, चलना पकड़ना, मानसिक विकास, समझना बोलना, सामाजिक व्यवहार, दूसरे से जोड़ना, और भावनात्मक, ये इंपॉर्टेंट है, भावनात्मक विकास, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है वही भावनात्मक विकास कहलाता है। क्या करता है सर, भावनात्मक विकास का मतलब क्या हुआ, जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करना होता है, वही हमें उसी को क्या कहते हैं, भावनात्मक विकास कहते हैं। यह वृद्धि से जुड़ा होता है, ठीक है, लेकिन व्यापक है, कहने का मतलब। अब देखिए, सीडीसी दो, ये एक प्रकार से जो संस्था है, जो अपनी रिपोर्ट, जैसे डब्ल्यूएचओ नहीं है वैसे सीडीसी है, जो अपनी रिपोर्ट सौंपती है। तो इसके 2024 के अनुसार मिलस्टोन के अनुसार विकास बच्चे की उम्र के साथ क्रमिक रूप से होता है, और इसे पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसमें पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको समझ में आया विकास क्या है। हमने वृद्धि समझा, ग्रोथ हमने देखा कि भाई शरीर के आकार में परिवर्तन हो रहा है जिसे हम माप सकते हैं, तो वृद्धि कहलाएगा। लेकिन डेवलपमेंट ये बोलता है कि भाई जो गतिविधियाँ हैं, या फिर जो स्किल्स हैं, कौशल्स हैं, इसमें जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, या फिर जो सुधार हो रहा है, वो हमारा विकास जैसे कि मतलब पहले हम अ, शुरू में बचपन में क्या, आपने जैसे आप पढ़ा होगा, शुरू में बचपन में आप का को ऐसे लिखते थे, मतलब इधर-उधर तिरछा, ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे आपको ये का लिखना अच्छे से आ गया, आप अच्छे तरीके से बनाने लगे का। तो ये क्या हुआ सर, ये आपका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि आपके कौशल में सुधार आ गया, ठीक है। पहले आप तिरछा इधर-उधर साफ तरीके से नहीं लिखते थे, लेकिन अभी आप अच्छे तरीके से साफ-सुथरा लिख रहे हो, तो ये आपके कौशल में सुधार हुआ, जिसका एग्जाम्पल है विकास, ठीक है। ये समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, क्या था, जब हम फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं सर, डायरेक्ट कैंची बोलते हैं उसको, ठीक है, मतलब कि एक पैर इसमें फंसा कर, एक पैर इसमें फंसा कर, या फिर आधे पैर पे पंडिल मारते थे, फुल पैर पंडिल नहीं मारते थे। लेकिन धीरे प्रैक्टिस करते करते हमको पूरी तरीके से गद्दी पे बैठ कर पूरा साइकिल चलाने आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे आपका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, कौशल में आपके सुधार आ गया, साइकिल अच्छे तरीके से चलाने लगे, साइकिल के बाद फिर आप बाइक चलाने लगे, तो आपके ये कौशल में क्या हुआ सर, विकास हुआ। ये आपका विकास कहलाएगा। समझ में आया कि समझ में आया। अच्छा, बोलने में बच्चा जैसे शुरू होता है, आ, जैसे चाचा चाची को फुल नहीं बोल पाता है, पा माँ माँ पा माँ, दा ऐसे बोलता है, फिर धीरे धीरे वो पूरा बोलने लगता है, दादा बोलने लगता है, पापा मामा बोलने लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे का डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया, उसके भाषा में विकास हो गया। तो ये हमारा विकास हो गया। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अंतर है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो पर्यावरणीय कारक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरणीय कारक में तो समझ ही रहे हैं, जो आसपास के इन्वायरमेंट मिल रहा है बच्चों को, जैसे कि वहाँ का हवा, वहाँ का माहौल, या फिर आप किस तरीके से बच्चे के सामने बात कर रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है बहुत, ठीक है। वही चीज़ बताया गया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लेता है, ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछता है। तो वृद्धि, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ऊपर हमने एक एक चीज़ बता दिया, वृद्धि समझा दिया, डेवलपमेंट समझा दिया, ग्रोथ और डेवलपमेंट समझा दिया। अब यहाँ से आप अंतर आसानी से बता पाएंगे। अब आपको ये हम नहीं बताएंगे, फिर भी आप अंतर, ये थियरी नहीं बताएंगे, तब भी आप अंतर अच्छे से लिख पाएंगे। फिर भी आपको नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पे अच्छे से बता दिया गया। वृद्धि शरीर के बाहरी आकार से संबंधित है, जैसे कि ऊंचाई बढ़ना, जबकि विकास आंतरिक क्षमताओं से जुड़ा है, ठीक है, जैसे कि बोलना हुआ, सीखना हुआ, या फिर भावना समझना, दोनों साथ साथ चलते हैं। और एक दोनों ये ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक साथ साथ चलते हैं। जब बच्चा दोनों में संतुलित प्रगति दिखाता है,
यदि केवल वृद्धि हो लेकिन विकास ना हो तो यह समस्या का संकेत है। ये दोनों दोनों साथ में चलना ज़रूरी है भाई। अब ऐसा नहीं कि बच्चा ग्रोथ कर रहा है लेकिन डेवलपमेंट ही नहीं कर रहा है, तो ये दिक्कत हो सकती है। या फिर डेवलपमेंट कर रहा है, ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, तब भी दिक्कत हो सकती है। तो दोनों को एक साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। बच्चों बच्चा दोनों में संतुलित प्रगति दिखाता है। यदि केवल वृद्धि हो लेकिन विकास ना हो तो यह समस्या का संकेत हो सकता है। नवीनतम अध्ययनों से WHO और CDC 2024 के अनुसार दोनों की निगरानी जरूरी है ताकि समय पर हस्तक्षेप किया जा सके। अब पूरा हमको यही पढ़ना है कि कब उसकी लंबाई कितनी हो रही है, कब उसकी लंबाई कितना होना चाहिए, जन्म के समय कितना होना चाहिए, 2 महीने के बाद वजन कितना होना चाहिए, 2 महीने के बाद लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। वृद्धि और विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए तो कई कारक प्रभाव डालते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया जेनेटिक रूप से। जेनेटिक रूप से कैसे सर? अगर माता पिता में कोई एक लोग हाइट कम है तो जाहिर सी बात है होने वाले बच्चे में भी वो जेनेटिक असर दिखेगा, उसकी भी हाइट कम ही रहेगा। जब हाइट कम हो रही है, कम लंबाई हो रही है, तो कहेंगे भैया इसका ग्रोथ नहीं हो पाया। ठीक है, इसका ग्रोथ नहीं हो पाया, वृद्धि नहीं हो पाया। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। तो कई कारक, पहला कारक हमने देख लिया जेनेटिक। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पोषण स्वास्थ्य, अच्छे से आप उसको नहीं दे पा रहे हो जो चीज़ें मिलनी चाहिए, स्वस्थ पोषण नहीं खिला पा रहे हैं, भोजन सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, ज़रूरी विटामिन नहीं मिल रहे हैं, तो उसके डेवलपमेंट में असर पड़ेगा। डेवलपमेंट मतलब उसके मानसिक में भी असर देखने को मिलेगा और गतिविधियों में भी असर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी समस्या हो गया। तो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं वृद्धि और विकास दोनों को। और उसके बाद भावनात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक, ये सभी बच्चे को समग्र विकास को आकार देते हैं। नवीनतम डेटा WHO 2024 दिखाता है कि ये कारक जीवन के पहले 5 वर्षों में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जीवन डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा, बताओ कितने जीवन के कितने पहले वर्षों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक प्रभावी होते हैं? तो आपको बताना है पहले 5 वर्षों में। ठीक है, 5 वर्षों में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बना सकता है। अच्छा, देखिए जेनेटिक कारक वृद्धि और विकास कैसे प्रभाव डालते हैं। जेनेटिक रूप से जो कारक हैं ये वृद्धि और विकास पर कैसे प्रभाव डालते हैं, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो देखिए जेनेटिक कारक माता पिता से बच्चे में स्थानांतरित होते हैं, जो हमने आपको बताया कि भैया अगर पिता की हाइट या माता की हाइट कम है तो पॉसिबिलिटी है बच्चे में भी हाइट कम देखने को मिलेगा। तो जेनेटिक जो कारक माता पिता से ये बच्चे में स्थानांतरित होते हैं। जैसे अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा हो सकता है। ये क्या करता है, गुणसूत्र के माध्यम से आते हैं और बच्चे की ऊंचाई, वजन और कुछ क्षमताओं को निर्धारित करते हैं। अब देखिए CDC 2024 के अध्ययनों के अनुसार जो जेनेटिक है ये 60 से 80% तक ऊंचाई को प्रभावित करती है, लेकिन पर्यावरण भी महत्वपूर्ण इसमें दिखता है। पर्यावरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जेनेटिक में। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गया सर। अब हम देखेंगे प्रजाति या नस्ल संबंधी कारक जो हैं ये वृद्धि पर कैसे प्रभाव डालते हैं। विभिन्न प्रजातियों या क्षेत्रों जैसे कि भारतीय, पश्चिमी या फिर अफ्रीकी के बच्चों में वृद्धि का पैटर्न अलग होता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी बच्चों की तुलना में एशियाई बच्चों की औसत ऊंचाई थोड़ी क्या दिखती है सर, कम हो सकती है। वहीं WHO 2024 डेटा के अनुसार ये अंतर जेनेटिक और पर्यावरणीय कारणों से होते हैं, लेकिन सभी में स्वस्थ विकास संभव है अगर पोषण अच्छा हो तो। ठीक है, पोषण अच्छा हो तो सभी में स्वस्थ विकास संभव है, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पोषण अच्छा होना चाहिए। अच्छा, गर्भावस्था में पोषण का प्रभाव क्या है। गर्भावस्था में माँ को संतुलित आहार जैसे कि आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, विटामिन हुआ और बच्चे की ये क्या कहते हैं, ये बच्चे की वृद्धि के ये ज़रूरी होते हैं। अच्छा पोषण लेने वाली माँ से स्वस्थ समान वजन के बच्चे पैदा होते हैं। अगर माँ जो है अच्छा पोषण ले रही है, संतुलित मात्रा में आयरन ले रही है, कैल्शियम ले रही है, विटामिन ले रही है जितना उसको चाहिए, तो भैया अब उसको अच्छा पोषण मिल रहा है तो माँ से होने वाले बच्चे के वजन में भी आपको बिल्कुल स्वस्थ ही देखने को मिलने वाला, किसी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेगा उसमें। वहीं पे कुपोषित माँ है, अब उसको सही मात्रा में आयरन, कैल्शियम या फिर विटामिन नहीं मिल पा रहा है
तो कुपोषित हो जाएगी माँ। जब कुपोषित माँ हो जाएगी तो भैया कम वजन के बच्चा पैदा हो जाएगा, इसमें नो डाउट, कोई डाउट करने की बात नहीं है, ठीक है। जो बाद में भैया विकास में पिछड़ सकते हैं। अब भैया पहले से ही ऑलरेडी पैदा हो रहा है तभी से उसका वजन कम है, तो डेवलपमेंट सुधार हो सकता है लेकिन समय लग सकता है उसमें। पूरी तरीके से यानी कि सुधर भी नहीं करेगा, सुधरेगा लेकिन समय लेगा, फिर अन्य बच्चों की तुलना में वो थोड़ा पीछे ही रहेगा, कहने का मतलब ये है। और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की बराबरी हो सकती है, बट शुरुआती में वो पीछे ही रहेगा दूसरे के मुकाबले। स्वस्थ जो कुपोषित माँ के पेट से बच्चा हुआ है या फिर जो गर्भ से जो बच्चा हुआ है या वो जो जो या स्वस्थ माँ के गर्भ से बच्चा हुआ है, दोनों के बच्चों में डिफरेंस शुरुआती में दिख सकता है, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि दोनों का कंपेयर बराबर हो सकता है अगर कंटिन्यूस को स्वस्थ बच्चे जो कुपोषित गर्भ से हुआ है बच्चा पैदा, अगर उसको कंटिन्यूस जो विटामिन मिनरल चाहिए, जो स्वस्थ पोषण मिल रहा है, तो भैया सुधार ये इसकी बराबरी कर सकता है स्वस्थ स्वस्थ माँ के गर्भ से जो पैदा हुआ है बच्चा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए जन्म के बाद पोषण का महत्व क्या है। जन्म के बाद पोषण का महत्व क्या है। जन्म के बाद प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर आहार बच्चे के विकास के लिए क्या है सर, आवश्यक है। कमी होने पर क्या होगा, वही कुपोषण होगा। जैसे कि प्रोटीन की कमी से, ये आपको हम पहले ही हेल्थ प्रमोशन जब पढ़ा रहे थे वहाँ से पोषण वाले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब विटामिन की कमी से बीमारियाँ हो सकती हैं जो वृद्धि को रोकती हैं। अब देखिए CDC 2024 डेटा दिखाता है कि पहले 2 वर्षों में अच्छा पोषण मस्तिष्क विकास को 80% तक बढ़ा देता है। इसीलिए पहले 2 वर्षों में बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे को हम क्या करें, अच्छा पोषण दें, ताकि उसका क्या हो सके, ब्रेन अच्छा विकास कर सके। अच्छा ब्रेन विकास करेगा तो भैया पढ़ाई लिखाई उसके दिमाग में भेजा में घुसेगी। इतना सरल और सहज भाषा में सूरजकुंड मेडिकल अड्डा को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे जलवायु या फिर मौसम का प्रभाव क्या है। अलग अलग मौसम में वृद्धि अलग होती है, जैसे बसंत में तेज़ी होती है जबकि गर्मी में कम। अब देखिए WHO 2024 के अध्ययन के अनुसार ठंडे मौसम में बच्चे अधिक क्या कहते हैं सर, कैलोरी जलाते हैं, जो विकास को प्रभावित कर सकता है, लेकिन संतुलित आहार से इसे संभाला जा सकता है, ठीक है। तो हमने देख लिया जलवायु या फिर मौसम का क्या प्रभाव रहता है, ये चीज़ हमने देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे लिंग का प्रभाव वृद्धि और विकास पर कैसे पड़ता है। लड़के आमतौर पर लड़कियों से बड़े और भारी होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं समाज में लड़के जो होते हैं ये आमतौर पर लड़कियों से बड़े और भारी होते हैं, लेकिन लड़कियों में यौवन पहले आता है, बाद में लड़के अधिक लंबे, मांसपेशी और भारी हो जाते हैं। और WHO 2024 के डेटा के अनुसार 10 वर्ष की उम्र में लड़के के औसतन 138 सेंटीमीटर और लड़कियां 138 सेमी होती हैं, लेकिन यौवन के बाद अंतर बढ़ता है। 10 वर्ष की उम्र में लड़के और लड़कियों में लगभग बराबर ही रहता है, और वहीं पे यौवन के बाद ये अंतर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ समझ में आ गया। डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कितने उम्र में औसतन लंबाई बराबर होती है, तो ये पूछ सकता है डायरेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना होगा 10 वर्ष की उम्र में औसतन जो लड़का है लड़की है दोनों की हाइट बराबर रहती है। पूछा है प्रश्न, ठीक है, तब ये लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा गया है। फालतू चीज़ें कोई नहीं लिखी गई हैं, सब काम की चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए भावनात्मक कारक विकास पर कैसे प्रभाव डालते हैं। देखिए भावनात्मक मैंने आपको बताया ना ऊपर क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है एक छोटे बच्चे को, बहुत ज़रूरी। और आप देखते भी हैं समाज में क्या हर एक प्राणी करता है, चाहे वो मनुष्य की बात कर लें, पशु की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बात कर लें, वो भावनात्मक सपोर्ट ज़रूर करता है अपने बच्चों को। देखते नहीं या गाय का बच्चा, जैसे गाय है उसका बछवा है, बछवा या बछिया मान के चलते हो तो कितना प्यार से रखती है। कुत्ता का पिल्ला पिल्ली हुआ, कितना प्यार से वो कुतिया रखती है अपने बच्चों को। अब बाद में भले ही बड़े हो जाने पे उसका खाना खुद खा ले, वो अलग की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में जब तक वो बच्चे रहेंगे, जैसे आपने कुतिया देखा होगा, कुतिया प्रैक्टिकली जो गांव में घूमते हैं आप देखना, ठीक है, गांव के कुत्तों की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कि पालतू वाले कुतिया की बात कर रहे हैं। कुतिया का जैसे पिल्ला पिल्ली है, अब ये जब तक वो बच्चे उनके पिल्ला पिल्ली जानने लायक, मतलब खुद अपना शिकार भोजन का नहीं कर सकते, या शिकार क्या जो मतलब खुद भोजन खाने के लायक नहीं रह जाते हैं, ढूंढ ढूंढ कर खा सकते हैं, तो तब तक क्या करेगी ये कुतिया ढूंढ ढूंढ कर इनको खिलाएगी, दूध पिलाएगी,
सब कुछ करेगी, उनके साथ खेलेगी भी, इधर उधर लोट-पोट करेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन यही पिल्ला-पिल्ली जैसे बड़े हो जाते हैं, तो ये जो कुतिया है, ठीक है, इसकी माता है, इसको फिर ये खुद इनका भोजन लेके खा लेगी, फिर इसको इतना मतलब केयर नहीं रहता है। तो ये भावनात्मक विकास हर एक प्राणी देता है अपने बच्चे को, ताकि उसका भावनात्मक विकास हो सके। अब बच्चा हम लोगों में क्या है, छोटा बच्चा रहता है उसको बहुत प्यार करते हैं, कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, अब वापस आते टाइम हम सोचेंगे कि यार हमारे घर में 2 साल का बच्चा है, इसके लिए चॉकलेट लेके चलें, ताकि वो देख के खुश हो जाए, और आते ही इसको गले लगा लेंगे, ठीक है, उसको दुलार करेंगे, ये करेंगे, प्यार करेंगे। तो ये उससे क्या होता है सर, उसका भावनात्मक चीज़ जो है ये डेवलपमेंट होता है। प्यार और देखभाल में पलने वाले बच्चे में ग्रोथ हार्मोन बेहतर काम करते हैं, ठीक है ना आपने? जितना ही प्यार और देखभाल करेंगे उतना उसके ग्रोथ हार्मोन अच्छा काम करेगा, जिससे क्या होगा, बच्चे की वृद्धि और विकास नॉर्मल ही रहता है, कम, ठीक है, ये चीज़ करने का मतलब अच्छा प्रॉपर तरीके से काम करता है। अब देखिए सीडीसी 2024 के अनुसार भावनात्मक समर्थन मस्तिष्क विकास को बढ़ावा देता है और तनाव कम करता है, ठीक है। सीडीसी 2024 के अनुसार जो भावनात्मक समर्थन आप दे रहे हैं, ये बच्चे के मस्तिष्क विकास को बढ़ावा देता है और तनाव को कम कर देता है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या प्रभाव डालते हैं। देखिए अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में बेहतर पोषण, सफाई और देखभाल मिलती है। इससे बच्चा बीमारियों से बचता है और बेहतर विकास करता है, और फिर शिक्षित माँ के बच्चे में विकास श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भैया हर एक चीज़ के बारे में उसको ऑलरेडी पता है, तो उस तरीके से अपना शरीर को स्वस्थ बना के रखती है, क्योंकि वो एजुकेटेड है। एनम है तो भैया सब कुछ उसको पता है, समय से टीका लगाना, समय से टीटी का टीका लगवाना, कैल्शियम, ये सभी आयरन, ये सभी चीज़ें जब ज़रूरी पड़ा तब खाना, प्रॉपर तरीके से जांच करवाना, ठीक है, पूरा कितना हीमोग्लोबिन है, कितना, ये सभी चीज़ें उनको पता है। तो इनमें बच्चों में, होने वाले बच्चों में भैया श्रेष्ठ विकास होगा, ठीक है, नो डाउट। देखिए जो 2024 डेटा दिखाता है कि निम्न आय वाले परिवार में कुपोषण 50% अधिक होता है। ये डब्ल्यूएचओ बोला है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं कि भैया जो निम्न आय वाले मतलब जिनके पास पैसे की कमी है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है। अब जब आर्थिक स्थिति खराब है तो भैया कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण अच्छा स्वस्थ भोजन नहीं कर पाते हैं। तो उनमें अधिकतर 50% देखा गया, 50% से अधिक लोगों को देखा गया कि वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं निम्न आय वाले, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम समझेंगे कि शिशु के वजन में समान वृद्धि कैसे होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है सर? ये MIMP है, ये आप ध्यान रखना, MIMP है, इसको लगा के रखिए। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा है। स्टाफ नर्स की जो भर्तियाँ रहती हैं RRB में या फिर और विभाग में जो वैकेंसियाँ निकल के आती है स्टाफ नर्स के पद पे, एनम में तो बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन स्टाफ नर्स में फेवरेट है। किसी भी विभाग का पेपर हो, स्टाफ नर्स में यहाँ से एक नंबर उसको पूछना ही पूछना है, यहाँ से और नीचे वाले दोनों से, ठीक है, वजन और लंबाई से पूछना ही पूछना है इसको, ये फेवरेट है। तो जन्म के समय औसतन, अब देखिए यहाँ से जब D+B का पेपर हो रहा था तो ये प्रश्न पूछा गया था कि भैया जन्म के कितने दिन बाद वजन 2 गुना हो जाता है, ये करके प्रश्न आया था D+B में। हर एक शिफ्ट में एक न एक प्रश्न यहाँ से बना ही बना था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए समझेंगे हम कैसे सर। जन्म के समय औसतन वजन लड़कों में 3.3 किलो और लड़कियों में 3.2 किलो होता है। एक वर्ष में लड़कों के जो वजन है ये 9.6 किलो और लड़कियों में 8.9 किलो। 2 वर्ष में लड़के 12.2 किलो और लड़कियां में 11.5 किलो। 3 वर्ष में लड़के 14.3 किलो और लड़कियां 13.9 किलो। 5 वर्ष में लड़के 18.3 किलो और लड़कियां 18.2 किलो। 10 वर्ष में लड़के 31.9 किलो और लड़कियां 32.5 किलो। ये सभी WHO और CDC 2024 के मीडियम वैल्यू है। अब व्यक्तिगत अंतर हो सकता है, लेकिन भैया WHO और CDC 2024 के अनुसार ये चीज़ें हैं, ठीक है, लेटेस्ट 2024 का अपडेट है। कोई परिवर्तन उसके बाद परिवर्तन नहीं हुआ। अगर 2025 में आता कोई डाटा परिवर्तन होकर
तो हम 2025 का बताते हैं। 2024 तक जो चेंजेस हुए हैं वो हमने आपको बता दिया है, तो ये आपको याद करके रखना है, ठीक है, ये याद करके रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने आपको बता दिया है, MIMP है ये। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्या है सर, ये भी M क्या है, IMP है, ठीक है, ये भी MIMP है। ओके, चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है, जन्म के समय औसत लंबाई लड़कों में 49.9 सेंटीमीटर और लड़कियों में 49.1 सेंटीमीटर होता है। एक वर्ष में लड़के 75.7 सेंटीमीटर, लड़कियां 74 सेंटीमीटर। 2 वर्ष में लड़के 87.8 सेंटीमीटर, लड़कियां 86.4 सेंटीमीटर। तीन वर्ष में 96.1 सेंटीमीटर और लड़कियां आपका 95.1 सेंटीमीटर। 5 वर्ष में 110.3 सेंटीमीटर लड़के और वहीं पे लड़कियां 109। देखिए यहाँ पे 10 वर्ष में लड़के, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको ध्यान में रखना है। 10 वर्ष में लड़के 138.4 सेंटीमीटर और लड़कियां वहीं पे 138 सेंटीमीटर, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 10 वर्ष के बाद इन दोनों के आयु में डिफरेंस देखने को मिलने लगता है। जैसे ही 10 वर्ष क्रॉस करेंगे वैसे ही दोनों की हाइट में बहुत तेज़ी के साथ अंतर हमको दिखाई देने लगता है, लेकिन 10 वर्ष तक बहुत ही कम ही अंतर रहता है, ठीक है। तो यह WHO 2024 के डेटा के अनुसार है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे सिर की परिधि में वृद्धि कैसे होती है। जन्म के समय लड़कों में 34.5, ठीक है, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, पर मान लीजिए ज़्यादा डीप में प्रश्न जा रहा है तो ये पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है, कि तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, देख लेना, ये सिर के बारे में है, इसको थोड़ा ध्यान देख लेना, अगर आपके पास समय है तो अच्छे से देख लेना, बाकी ये चीज़ आपको पता ही होगा। चलिए वहीं पे छाती की वृद्धि में, छाती का आप देख लेना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है नहीं ज़्यादा। देखिए सामाजिक विकास के मुख्य चरण क्या हैं, सामाजिक विकास के मुख्य चरण हम देखने वाले हैं, ठीक है। CDC 2024 मिले स्टोन के अनुसार 2 महीने में क्या करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलग चीज़ हो जाती है, इम्पॉर्टेंट अलग चीज़ हो जाता है। तो ये IMP है केवल, क्या है सर, ये IMP है। चलिए तो डायरेक्ट भर्ती एक लाइन में प्रश्न बनता है। स्टाफ नर्स का हमने बताया ना, स्टाफ नर्स का ये फेवरेट है, प्रश्न बनना ही बनना है। कितने महीने में बच्चा अपने पैर पे खड़ा होने लगता है, कितने महीने में बच्चा घुटने के बल चलने लगता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है स्टाफ नर्स में, ठीक है। तो आपकी भर्ती परीक्षा में भी पूछ सकता है। सामाजिक विकास के मुख्य चरण क्या हैं, तो CDC 2024 मिले स्टोन के अनुसार 2 महीने में बच्चा क्या करता है, मुस्कुराता है। 4 महीने में क्या करता है, आईना देखेगा और हंस देगा, हैं, ठीक है, मुस्कुरा देगा, आईना देखेगा मुस्कुरा देगा। 6 महीने में खेलना, 9 महीने में माता पिता को पहचानने लगता है कि ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा हैं। 1 वर्ष में बाय बाय करना और 18 महीने में क्या करेगा, दूसरों की नकल करेगा, दूसरों की नकल करेगा, ठीक है, आपकी नकल करेगा, आपके अपने पापा की नकल करेगा, अपने मम्मी की नकल करेगा, ये चीज़ें करने लगता है। 2 वर्ष में दूसरों के साथ खेलना, ठीक है, 2 वर्ष का हो जाता है तो फिर पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने लगेगा, मस्ती करने लगेगा, फिर आप उसको ढूंढते ही रह जाएंगे, अरे अभी यहीं तो था, कहाँ गया, कब कहाँ चला जाएगा, वो आप खोजते ही रह जाएंगे, ठीक है। अब 3 वर्ष में बारी लेना, ठीक है, 3 वर्ष में बारी लेना, 4 वर्ष में दोस्त बनाना, 5 वर्ष में नियम समझना, तो ये चीज़ आप देख लेना एक बार अच्छे से। अच्छा इसकी कोई ट्रिक हम बना सकते हैं, ठीक है, फिलहाल ऐसे ही पढ़ लेना, मैं कोशिश कर रहा था ट्रिक बनाने की, लेकिन वो याद होने वाली ट्रिक नहीं थी, बल्कि और कंफ्यूज हो जाते आप। बस ऐसे 2 महीने में मुस्कुराता है, ठीक है, अच्छा 2 महीने में मुस्कुरा रहा है तो चौथे महीने में आईना देख के मुस्कुरा देगा, ठीक है। अच्छा अगर फिर छठे महीने में क्या करेगा, खेलेगा। 9वें महीने में क्या करेगा, माता पिता को पहचानेगा। 1 वर्ष में बाय बाय करेगा, ठीक है। भाषा विकास के मुख्य चरण क्या हैं, भाषा विकास के मुख्य चरण क्या हैं, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि 3 महीने में कब गू गू करता है, किस महीने में गू गू करेगा, किस महीने में माँ पा बा बोलेगा। ये डायरेक्ट प्रश्न एक लाइन में, वन लाइनर में बन सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें आप जो लिखा गया उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। CDC 2024 के अनुसार, अब किसी बुक में अलग लिखा होगा तो भैया वो ओल्ड वाला होगा, ठीक है, लेकिन ये लेटेस्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
3 महीने में क्या करेगा, गूं गूं करेगा। 6 महीने में माँ पा बा बोलेगा। 9 महीने में मम्मा पापा बोलेगा। 1 वर्ष में सरल शब्द, ठीक है, सरल शब्द जो हैं जैसे कि खाना, रोटी, ये सब चीज़ें हैं। 2 वर्ष में 2 शब्द जोड़ना। 3 वर्ष में सरल वाक्य, ठीक है, 3 वर्ष में सरल वाक्य कहानियाँ बोलना। 4 वर्ष में लंबी बातें करना। 5 वर्ष में स्पष्ट बोलना। 3 महीने से कम 50 शब्द बोलना चाहिए। 30 महीने में कम से कम 50 शब्द बोलना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट ऑनलाइन में प्रश्न बन सकता है कि बताइए आप कि एक बच्चा है कितने महीने में कम से कम 50 शब्द बोलना सीख जाना चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सर ने बताया है 30 महीने में कम से कम 50 शब्द बोलना सीख जाना चाहिए। ये चीज़ हो गया। शारीरिक मोटर विकास के मुख्य चरण क्या हैं? देखिए ये भी हम देखेंगे। शारीरिक मोटर, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, मोटर से भी प्रश्न बनता है, फिजिकली मोटर से प्रश्न बनता है। देखिए यहाँ से हम देखेंगे CDC 2024 के अनुसार 2 सप्ताह में क्या करेगा सर, सिर को घुमाना शुरू करेगा। 4 से 6 सप्ताह में सिर को उठाना। 3 महीने में सिर रोकना, ठीक है। 5 महीने में उल्टा लेटकर सिर छाती उठाना। 7-8 महीने में बिना सहारे बैठना। 8-9 महीने में सहारे से चलना। 10 महीने में सहारे से खड़ा होना। 12 से 14 महीने में सहारे से चलना। 15 महीने में अकेले कुछ कदम। 18 महीने में सीढ़ी चलना। 2 से 3 वर्ष में दौड़ना और सीढ़ी चलना। 4 से 5 वर्ष में एक पैर पर कूदना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, वृद्धि और विकास की निगरानी क्यों जरूरी है सर? क्योंकि अगर कोई समस्या हो तो उससे समय पर पता चल सके। एक स्वस्थ बच्चा दोनों में संतुलित प्रगति दिखाता है। CDC और WHO 2024 के दिशा निर्देश के अनुसार नियमित जांच से 75% बच्चों में देरी का पता लगाया जा सकता है और जल्दी हस्तक्षेप से सुधार संभव है। अगर मिलेस्टोन ना मिले तो डॉक्टर से बात करें, ठीक है। ये चीज़ हो गया। वृद्धि निगरानी क्या है और क्यों आवश्यक है, ये भी समझना जरूरी है। वृद्धि निगरानी बच्चे के वजन, ऊंचाई और समग्र विकास की नियमित जांच है। यदि आयु के साथ वजन या विकास न बढ़े तो यह असामान्यता का संकेत है। WHO 2024 के दिशा निर्देश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वृद्धि निगरानी कार्ड पर मासिक रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छी वृद्धि पर अतिरिक्त पोषण देते हैं, परिवार को सलाह देते हैं, कम वजन पर चिकित्सक को रेफर करते हैं। इससे कुपोषण को शुरुआती चरण में रोका जा सकता है। ये सब खाली पढ़ने वाली बातें समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पोषण मूल्यांकन क्या है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ लेंगे। देखिए, पोषण मूल्यांकन आहार में पोषक तत्वों की जांच और शारीरिक वृद्धि, संक्रमण प्रतिरोध और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये कुपोषण और अत्यपोषण, ठीक है, अत्यधिक पोषण या फिर कुपोषण मतलब कम पोषण, ओवर मतलब अधिक और अंडर न्यूट्रिशन मतलब कम का पता लगाता है। यूनिसेफ 2024 के रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में कुपोषण से 45% बाल मृत्यु होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो अशिक्षा, गरीबी और रहन सहन से जुड़ा है। समय पर मूल्यांकन से पोषण कमी को ठीक किया जा सकता है, इसलिए पोषण मूल्यांकन किया जाता है ताकि भैया समय से पता चल सके। देखिए, पोषणीय सर्वेक्षणों का उद्देश्य क्या है, तो ये आप ध्यान रखना है कि पोषणीय सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के वजन, ऊंचाई, विकास की गति निर्धारित करना, आहार की कमियों से होने वाली बीमारियां जैसे कि एनीमिया हुआ, रिकेट्स हुआ, इसके लक्षण पहचानना और समुदाय स्तर पर कुपोषण उन्मूलन के उपाय सुझाना, ठीक है। और ये अपडेट है, ध्यान रखना 2024 का अपडेट है। और भारत में लगभग 35% बच्चे स्टंटिंग से प्रभावित हैं और सर्वेक्षण इसके रोकथाम के लिए डेटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया पोषणीय अवस्था, ठीक है। पोषणीय अवस्था के मूल्यांकन की मुख्य विधियाँ क्या है, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला। प्रत्यक्ष विधियों में शारीरिक रचनात्मक माप क्या है, ठीक है। तो यह ऊंचाई, वजन, सिर की परिधि, छाती की चौड़ाई, त्वचा के फोल्ड, ठीक है, स्किन फोल्ड जिसको आप बोलते हैं, की माप है। उम्र जन्म प्रमाण पत्र या रिकॉर्ड से पता की जाती है। वजन के लिए सटीक तराजू जरूरी है। WHO 2000 के अनुसार कुपोषण वर्गीकरण श्रेणी फर्स्ट में, ये ध्यान रखना है। श्रेणी फर्स्ट में जो आता है कैटेगरी फर्स्ट में, वो 75 से 90% में आता है। वही कैटेगरी सेकंड में 60 से 75 और कैटेगरी थर्ड में 60 से कम
ऊंचाई लेटकर या फिर खड़े होकर नापी जाती है। 2 गज से ऊपर खड़े होकर स्किन फोल्ड या फिर ट्राइसेप्स या फिर सब स्कैपुलर क्षेत्र में मापा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लंबा है यार बहुत, अभी ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, ख़त्म ही होने वाली है पूरी थ्योरी, ये आप पढ़ लेना। नैदानिक मूल्यांकन या फिर क्लिनिकल असेसमेंट कैसे किया जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, पोषक कमी के लक्षण चिन्ह जैसे कि बालों का झड़ना, आंखों में सूजन, त्वचा की समस्या की जांच के लिए स्कोर कार्ड का उपयोग होता है। सर्वेक्षणों में यह आम है, जैसे कि CDC 2024 के अनुसार विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नेत्र रोग, और आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया का पता लगता है, जो कुपोषण का संकेत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे रेडियोग्राफिक और शारीरिक मूल्यांकन क्या है सर। इसमें विशेष मामलों में एक्सरे, अब नाम ही है रेडियोग्राफिक, तो एक्सरे या फिर शारीरिक परीक्षा जैसे कि कैलोरी, कुपोषण, हड्डी विकास या फिर आंतरिक समस्याओं का पता लगाते हैं। WHO 2024 के गाइडलाइंस में इसे उन्नत मामलों में सुझाया गया है, जैसे रिकेट्स की जांच हेतु हड्डी घनत्व माप। तो ये रेडियोग्राफिक और शारीरिक मूल्यांकन की बात हो गई है। जीव रासायनिक मूल्यांकन बायोकेमिकल मेथड्स कैसे काम करता है, तो सर इसमें बायोकेमिकल, इसका नाम ही है, मतलब प्रयोगशाला में जा रहा है तो क्या जाता है, ब्लड जाएगा, यूरिन जाएगा, ठीक है, स्पूटम जाएगा। तो रक्त, मूत्र या ऊतक नमूने पोषक तत्व जैसे हीमोग्लोबिन, विटामिन स्तर की जांच, ठीक है। तो ये बायोकेमिकल मेथड है जो आप समझ ही रहे हैं, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए अप्रत्यक्ष विधि क्या है, ये सामुदायिक स्तर पर बाहरी संकेतों जैसे कि आँख, बाल, त्वचा परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय कारकों, आर्थिक स्थिति, रहन सहन का मूल्यांकन है। प्रशिक्षित कार्यकर्ता इसका उपयोग करते हैं। यूनिसेफ 2024 डेटा दिखाता है कि यह बड़े सर्वेक्षणों में किफ़ायती और प्रभावी है। स्वस्थ मार्ग कार्ड, रोड टू हेल्थ कार्ड, RTSC क्या है, ठीक है, RTSC क्या है ये आपको ध्यान रखना है। RTSC क्या है, डायरेक्ट प्रश्न बना है, इसका फुल फॉर्म ये होगा स्वस्थ, ठीक है, मार्ग कार्ड या फिर रोड टू हेल्थ कार्ड आप बोल सकते हैं, रोड टू हेल्थ कार्ड बोल सकते हैं, या फिर शॉर्टकट में RTSC बोल सकते हैं। यह 5 वर्ष तक के बच्चे की स्वास्थ्य निगरानी का सस्ता सरल उपकरण है। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि RTSC कितने वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य की निगरानी करता है, तो 5 वर्ष तक के बच्चों का। ये आपसे डायरेक्ट एक लाइन में प्रश्न पूछ सकता है। और जिसे पासपोर्ट की तरह रखा जाता है, इसमें वजन, टीकाकरण, जन्म इतिहास, रोग उपचार, कृमिनाशक, विटामिन ए सप्लीमेंट दिए दर्ज होते हैं। WHO 2024 के अनुसार यह कुपोषण का प्रारंभिक पता लगाता है और माता पिता को स्वस्थ शिक्षा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे वृद्धि कैसे रिकॉर्ड की जाती है ये भी दिखाई गई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। RTSC की उपयोगिता क्या है सर, डायरेक्ट वन लाइन में प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से बताइए RTSC की उपयोगिता क्या है या फिर क्या नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा, पढ़े रहेंगे थ्योरी तो बना पाएंगे कि यह कुपोषण की शुरुआती स्तर का पकड़ता है या फिर पता लगाता है, और टीकाकरण सुनिश्चित करता है, और क्या करता है, परिवार को पोषण सलाह देता है, और क्या करता है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है। यूनिसेफ 2024 रिपोर्ट में इसे प्रभावी पाया गया, जिससे कुपोषण दर 20 से 30% कम हुई। अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट है, RTSC की मदद से भैया हाँ कुपोषण दर लगभग 20 से 30% कम हुई है। ये हम नहीं बोले हैं, ये यूनिसेफ 2024 का रिपोर्ट बता रहा है। माता पिता के लिए जागरूकता का साधन है। ठीक है, चलिए वृद्धि निगरानी में आंगनबाड़ी की भूमिका क्या है, प्रश्न बन सकता है, डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्ड पर वजन रिकॉर्ड करती हैं, अच्छी वृद्धि पर पूरक पोषण देती हैं, सलाह देती हैं, गंभीर मामलों में डॉक्टर को रेफर करती हैं। ठीक है, या फिर पोषण अभियान 2024 के तहत या ग्रामीण भारत में कुपोषण कम करने का प्रमुख साधन है। कुपोषण से बचाव के लिए पोषण मूल्यांकन क्यों जरूरी है, ये हम आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, अब हम लगाएंगे प्रश्न। अच्छा, शुरुआती प्रश्न आपको 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 4-5, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 प्रश्न होंगे, उसके बाद के प्रश्न आपको 5 ऑप्शंस वाले मिलने वाले हैं। ठीक है, हमने कोशिश किया है 2 लाइनों में प्रश्न बनाने का। ठीक है, देखिए WHO 2024 के अनुसार गर्भावस्था में रूबेला संक्रमण से बच्चे में जन्मजात विकृति का खतरा बढ़ता है, जो विकास को प्रभावित करता है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है कि प्रथम तिमाही में वायरल प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये व्याख्या भी दिया है,
तो व्याख्या आपको पढ़ना है, हम नहीं पढ़ेंगे। PDF आपके पास पहुँच ही जाएगी। जो लोग फ़ी दिए हैं शेयर निवेश का, उनकी बात कर रहे हैं। बाकी जो फ़ी नहीं दिए हैं उनके पास तो PDF पहुँच सकती नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि CDC 2024 मिलस्टोन में 12 महीने के बच्चा बिना सहारे खड़ा होना चाहिए, यदि ना हो तो। ये उत्तर भी बता रहा है, एक चीज़ आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है। इस यहाँ से एक प्रश्न और तैयार हो रहा है कि 12 महीने में बच्चा क्या होता है, बिना सहारे खड़ा हो जाता है। अच्छा, ये CDC 2024 मिलस्टोन के अनुसार। अच्छा, अगर नहीं खड़ा हो पा रहा है तो किस कारक की हमको सबसे पहले जांच करनी पड़ेगी, ठीक है? या फिर आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, एनएम हो, तो आप किस कारक की जांच पहले करेंगे? तो आप बताइए इनमें से किस कारक की जांच करेंगे सर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पोषण स्थिति। चलिए ये व्याख्या है, ठीक है, आप पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि अच्छा उत्तर दिख गया शायद, कोई बात नहीं। RT80 कार्ड पर 70 से 60 परसेंटाइल्स या फिर आप बोल सकते हो सेकेंड डिग्री कुपोषण दर्शाता है, ठीक है। तो ये भारत में कितने दर का स्टंटिंग देगा? तो अगर आपने ध्यान से थियरी पढ़ा है तो आप आसानी से इसका उत्तर भी करके चले आएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे बताया था, ठीक है। ये व्याख्या है, आप पढ़ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एंथ्रोमेट्रिक मेजरमेंट में त्वचा का फोल्ड किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये भी हम ऊपर ही पढ़ा के आए थियरी में, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊपर पढ़ा के आए हैं, ठीक है। अच्छा 5 ऑप्शन वाले कहाँ गए? यहाँ पे 4 ही है यार, सब दिखाई दे रहे हैं। पूरा 5 कहाँ गया है भाई? ये मैं भेज दूंगा PDF। आप हर एक MCQ को आपको खुद से लगाना है, मैंने थियरी पढ़ा दिया है, तो ये MCQ लगाना आपकी जिम्मेदारी है। इधर 4 ही है यार, पूरा 4 ही बन गया क्या भाई? ऐसा हो ही नहीं सकता है, 5 ऑप्शन की यहाँ 4 ही। अच्छा यहाँ पे अभी और थियरी है भाई। ग्रोथ चार्ट क्या है? अच्छा ये आप पढ़ लेना, ग्रोथ चार्ट क्या है। ग्रोथ चार्ट क्या करता है? ये वृद्धि निगरानी बच्चे के स्वास्थ्य और विकास नियमित जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा उम्र के अनुसार स्वस्थ रूप से बढ़ रहा है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से पहले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान शारीरिक और मानसिक विकास की नींव पड़ती है। अच्छा ट्रैक करती है WHO दो अपडेट मानकों के अनुरूप है, ठीक है। ग्रोथ चार्ट का उद्देश्य आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा ग्रोथ चार्ट का उद्देश्य नहीं है, या फिर कौन सा ग्रोथ चार्ट का उद्देश्य है। तो ये सारे उद्देश्य हैं, आप पढ़ लेना। वृद्धि संकेतक, अच्छा, असमान, ये चीज़ें हैं। मध्यम कुपोषण, गंभीर कुपोषण, फर्स्ट सेकंड डिग्री। अच्छा यहाँ भी इसके MCQ भी वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये निगरानी प्रक्रिया है। अच्छा अब यहाँ से अच्छा 5 ऑप्शंस वाले प्रश्न नहीं है क्या भाई? इसमें गाइस आई थिंक यहाँ पे नीचे है 5 ऑप्शंस वाले, ठीक है। ज़्यादातर इसमें मैंने 4 ऑप्शंस का ही प्रश्न बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले चैप्टर से हम ध्यान देंगे। इसमें ज़्यादातर मैंने 4 ऑप्शंस का ही बनाया है। ये देखिए यहाँ से 9-10 प्रश्न में 5 ऑप्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चों में डूबने से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो तालाब के पास खेलने देना गलत, बच्चों को अकेला छोड़ना ये भी गलत, तालाब नदी से दूर रखना, हाँ यही तो सही है, तालाब नदी से दूर रखना, गहरे पानी में तैराकी सिखाना गलत। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, ये सही होगा, सी वाला, ठीक है, इसका सी वाला करेक्ट होगा। और देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 से 5 साल के बच्चों को खेलने की जगह क्यों नहीं होनी चाहिए? ये आप पूरा थियरी पढ़ेंगे तो उसका MCQ है। यहाँ पे ये पूरी थियरी है ना। ये देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है। स्पाइना बिफिडा क्या है, उसके प्रकार क्या है? तो ये आप देख लेना। स्पाइना बिफिडा जो है ये स्पाइनल कार्ड की हड्डी के निर्माण में दोष है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अभी 2025 में जितने भी मेडिकल स्वास्थ्य विभाग के हुए थे, जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक था, तो यहाँ से प्रश्न बना था। जैसे कि RRB फील्ड वर्कर में भी यहाँ से आई थिंक प्रश्न आया था। उसके बाद
आपका ये अभी बिहार डेसर में पेपर हुआ है, वहाँ पे भी ये प्रश्न पूछा गया था। स्पाइना बिफिडा क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद बच्चे को घर में दुर्घटना से बचाने के लिए क्या क्या उपाय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाहरी दुर्घटना से बचाव कैसे करें। कुल मिलाकर ये जितने थियरी हैं, आपको हर एक थियरी को अच्छे से पढ़ लेना। अब वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा हम नहीं बनाते हैं, आपको अच्छे से पता है। कुछ मेहनत आपको खुद ही करना है। हमने आपको 2 ट्रिक बताई है कैसे आप कंप्लीट 1 दिन में 1 चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। पहला, आपको सुबह 10 बजे तक ये वीडियो मिल जाता है, ठीक है, डेली सैनिवेज का। उसके बाद 10 बजे रात सोते टाइम, 10 बजे आप सुबह ये वीडियो को देख लिए 1 घंटे में, ठीक है। उसके बाद सोते टाइम खाना पीना खाने के बाद, सारा काम धाम करने के बाद सो रहे हैं तो पीडीएफ ओपन करके एक बार सरसरी नज़र में पूरा देख लेते हैं। इससे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और अच्छे से जब वीडियो और पीडीएफ पढ़ लेंगे तो भैया भूलने का कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, एक बार जब आप पहले ही टाइम पढ़ने में समय लगता है, दोबारा जब आप रिवीजन करते हैं ना तो बहुत तेज़ी के साथ दिमाग में क्लिक करता है। अच्छा, एक चीज़ ये रहता है कि रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं। अगर आप एक बार पढ़ लिए हैं अच्छे से थोड़ा समय देके एक बार पढ़ लिए हैं, आपके सामने एमसीक्यू आएगा तो आप आसानी से बना लोगे, दिक्कत नहीं होगा, तुरंत क्लिक करेगा माइंड में। हमने ये थ्योरी में ये पढ़ा था, अच्छा ये चीज़ ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेकर 12 महीने के शिशु के लिए कौन से खेल उपयुक्त हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है खेल के बारे में। मतलब कुछ मैंने छोड़ा ही नहीं है इस चैप्टर में। अगर आप इस चैप्टर से आपके भर्ती परीक्षा में कितना भी एग्जामिनर घुमा के बना ले, कितना भी डीप में चला जाए, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आपसे बाहर नहीं जाने वाला ये प्रश्न। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आज समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।